आज हम लोग पढ़ेंगे साबुन तथा साबुनीकरण। कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में इसके पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है साबुन और साबुनीकरण तथा साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। इससे आपके इम्तहानों में निश्चित रूप से प्रश्न आता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साबुन क्या होता है, साबुन किसे कहते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं। नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए तमाम तरह के साबुन होते हैं। ये साबुन रासायनिक रूप से क्या होते हैं, साबुन किसे कहते हैं। उच्च वसा अम्लों के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है, उसको उच्च वसा अम्ल कहते हैं। और उन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। यानी उन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का चाहे सोडियम लवण हो चाहे पोटेशियम लवण, तो वह लवण कहलाता है साबुन। ठीक है। तो जैसे साबुन को परिभाषित करना हो तो हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप पीछे पढ़ चुके हैं। नामकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या नाम होता है, IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, यह आपको बताया जा चुका है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक जो शब्द आ रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। मोनोकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ऐसा कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH, यानी COOH समूह यदि उपस्थित है तो वह कार्बनिक अम्ल किस श्रेणी में आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में। ठीक है। अब यदि उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक COOH मौजूद हो तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। अगर उसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद हो, दो COOH मौजूद हो तो वह कहलाएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। जैसे आपका सक्सीनिक अम्ल होता है, उसमें दो COOH समूह होते हैं। एसिटिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, इसमें आपका एक COOH समूह होता है। इसी तरह से यदि तीन कार्बोक्सिलिक समूह मौजूद हैं तो वह कहलाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर हमारा साबुन बनाने के लिए उच्च अणुभार का कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी उसमें एक COOH मौजूद हो। तो उसी के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग कहेंगे साबुन। अब जैसे एक आपका होता है C17H35 COOH। देखिए C17H35 COOH, तो यह देखिए इसमें एक COOH समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह एक है, तो यह आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। और इसमें कार्बन की संख्या देखिए कितना है, 17 है, तो अणुभार इसका क्या हो जाएगा, अधिक होगा, तो ये कहलाएगा उच्च अणुभार का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस अम्ल को कहते हैं स्टीयरिक अम्ल। C17H35 COOH यह कहलाता है स्टीयरिक अम्ल। इसी तरह से आपका C15
H31 COOH, यह कहलाता है पामीटिक अम्ल। फिर आपका जैसे C17 H33 COOH, ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल है, पामीटिक अम्ल है, स्टीयरिक अम्ल, ये सब तमाम जो है उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये स्टीयरिक अम्ल है, अब इस स्टीयरिक अम्ल से हम सोडियम लवण बनाएं। मान लीजिए NaOH से क्रिया करा दीजिए, तो NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH, तो बन जाएगा C17 H35 COONA प्लस H2O, तो ये सोडियम स्टीयरेट कहलाएगा। तो यह सोडियम स्टीयरेट आपका क्या हो गया, साबुन हो गया, सोडियम लवण हो गया उसका। इसी तरह से यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं KOH, तो वहां पर पोटेशियम जुड़ेगा, तो वह लवण पोटेशियम लवण कहलाएगा। तो सोडियम या पोटेशियम लवण दोनों में से कोई भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं साबुन। ठीक है, तो उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब साबुन बनाने की जो क्रिया है, साबुन बनाने की क्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। लेकिन साबुन औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो साबुन हम लोग बनाते कैसे हैं, तो चाहे तेल या वसा, वनस्पति तेल या वसा, वसा माने जैसे घी हो गया, तो तेल या घी उसको लेकर के और कास्टिक क्षार के द्वारा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, तो ये कास्टिक क्षार कहलाते हैं। इनके द्वारा जल अपघटन कराया जाता है, यानी क्षार के द्वारा जल अपघटन, यानी क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, तो हमको साबुन मिलता है, सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। ये जो तेल या वसा होते हैं, तेल या वसा क्या होते हैं, तो तेल या वसा ग्लिसरॉल के उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ बने एस्टर होते हैं। तेल या वसा क्या होता है, ग्लिसरॉल का उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ बना एस्टर, ये ट्राई एस्टर होता है। जैसे स्टीयरिक अम्ल के ग्लिसरॉल के साथ क्रिया करके हम एस्टर बनाते हैं, तो उसका नाम हो जाता है ग्लिसरील ट्राई स्टीयरेट, या उसी को स्टीयरिन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए ग्लिसरॉल हम लोग का क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। CH2OH सिंगल बॉन्ड यहां पर CHOH और उसके बाद CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो इस ग्लिसरॉल का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हम एस्टर बनाते हैं, और वही एस्टर कहलाता है तेल या वसा। तो देखिए यहां पर CH2OCOC17H35 स्टीयरिक अम्ल के साथ बनाया जा रहा है, तो CH2OCOC17H35 CHOCOC17H35 CH2OCOC17H35, यह एक तेल या वसा का सामान्य सूत्र है। अब इस तेल या वसा का क्षार के द्वारा जल अपघटन करेंगे, क्षारीय जल अपघटन। यहां पर हम NaOH कास्टिक सोडा है, इसके साथ जल अपघटन कर रहे हैं, तो तीन अणु भाग लेगा, क्रिया होगी, ये टूटेगा,
और 3 अणु बन जाएगा C17H35COONA, यानी सोडियम स्टीयरेट। सोडियम लवण हो गया स्टीयरिक अम्ल का, और सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो ये सोडियम स्टीयरेट हो गया, यह एक साबुन हो गया। अगर NaOH के स्थान पर हम KOH ले लें तो यहां पर जो लवण बनेगा वह हो जाएगा C17H35COOK हो जाएगा, यानी वह पोटेशियम स्टीयरेट कहलाएगा, यानी वह पोटेशियम लवण हो गया और वह भी कहलाएगा साबुन। और CH2OH, CHOH, CH2OH ये ग्लिसरॉल मुक्त हो जाता है। ग्लिसरॉल या इसी को ग्लिसरीन कहते हैं, ठीक है ना, ये ग्लिसरॉल मुक्त हो जाता है। तो एक प्रश्न आपसे पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि साबुन इंडस्ट्री का मुख्य उपजात कौन सा पदार्थ है, यानी बाई प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल। तो जब भी आप साबुन बनाएंगे तेल या वसा से, तो साबुन तो बनेगा, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो साबुन उद्योग का मुख्य उपजात कौन सा पदार्थ हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ये बाई प्रोडक्ट है लेकिन बहुत यूजफुल है। ग्लिसरॉल का प्रयोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है उसमें होता है, आपके लोशन बनते हैं उसमें होता है, फेस क्रीम होता है उसमें प्रयोग होता है, वैसलीन बनता है उसमें इसका प्रयोग होता है, रिफिल बनती है, जेल वाली आपकी रिफिल है, स्याही है, तो उसमें ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, जो नमी को शोषित करता है, स्याही को सूखने नहीं देता है, और आपका वो धारा प्रवाह के साथ रिफिल जो है कलम चलती है। अगर इसका प्रयोग न हो तो गर्मी के दिनों में अक्सर देखिए रिफिल रुक जाती है, फंसने लगती है, तो वह चलेगी नहीं। लेकिन ये रहेगा तो नमी को एब्जॉर्ब करके स्याही को सूखने नहीं देता है, इसलिए इसका प्रयोग ग्लिसरॉल का वहां भी करते हैं। तो तमाम इसका उपयोग है। एक चीज और यहां जान लीजिए तेल और वसा के बारे में। तेल और वसा में क्या अंतर होता है, दोनों है एक ही चीज लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तेल और वसा सामान्यतः जो द्रव रूप में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तेल, और जो थोड़ा ठोस के रूप में हो तो उसको क्या कहते हैं, वसा। जैसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, सरसों का तेल, तेल हो गया, वही आप डालडा प्रयोग करते हैं तो थोड़ा ठोस होता है, वह क्या हो गया, वसा। लेकिन क्यों जो है डालडा ठोस के रूप में हो जाता है और तेल जो है द्रव के रूप में रहता है? तो इसमें जो उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और एक होता है असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब तेल या वसा जो होता है उसमें असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा अधिक रहती है, तब जो बनेगा तेल या वसा, उसकी अवस्था कैसी रहेगी, द्रव के। असंतृप्त अम्ल की मात्रा अधिक होने पर उसकी भौतिक अवस्था द्रव होगी, और संतृप्त अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तब उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, ठोस। तो जब संतृप्त अम्ल बढ़ जाएगा तो वसा बन जाएगा, और असंतृप्त अम्ल बढ़ेगा तो वह तेल बनेगा। समझा गई बात? तो ये तेल और वसा में मुख्य अंतर होता है, दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन बस तेल अगर है तो उसमें असंतृप्त अम्ल की मात्रा अधिक है। असंतृप्त अम्ल यानी उसमें जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और संतृप्त अम्ल रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो साबुन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है मृदु साबुन और एक कहलाता है कठोर साबुन। आप यूज भी करते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन, दोनों में अंतर होता है ना। नहाने वाला साबुन कैसा होता है, नर्म होता है।
कपड़ा धोने वाला साबुन कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से साबुन दो तरह के होते हैं, मृदु साबुन और कठोर साबुन। मृदु साबुन कैसे बनता है? जब उच्च वसा अम्लों का पोटेशियम लवण बनाते हैं तो वह मृदु होता है, मुलायम होता है, नर्म होता है। और जब उसका सोडियम लवण बनाते हैं तो वह कैसा होता है? कठोर। तो सोडियम लवण यानी सोडियम साबुन सामान्यतः कठोर होते हैं और पोटेशियम साबुन सामान्यतः नर्म होते हैं, मृदु होते हैं। ठीक है, अब देखिए साबुन का निर्माण हम लोग करेंगे। साबुन का निर्माण कैसे करेंगे? साबुन का निर्माण करने के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल यानी कौन कौन से रॉ मटेरियल रहेगा तो हम साबुन बना सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कच्चा पदार्थ। आपके इम्तिहान में ऐसे भी 1 नंबर में प्रश्न पूछता है कि साबुन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए। तो मुख्य 3 पदार्थ हैं साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ। मुख्य 3 हैं, क्या? तेल या वसा, ऐसे भी कह सकते हैं, तेल या वसा, चाहे मुख्य रूप से वनस्पति तेल। दूसरा क्या हो जाएगा? क्षार, कास्टिक क्षार, यानी उसमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, तो दूसरा होता है क्षार। और तीसरा जो पदार्थ है उसको कहते हैं पूरक पदार्थ, फिलर्स। यानी इन 2 चीजों के अलावा, तेल या वसा और क्षार के अलावा जितनी भी चीज आप मिलाइए वो सारा मिलकर क्या कहलाएगा? पूरक पदार्थ कहलाएगा। अब पूरक पदार्थ में क्या क्या चीज हो सकता है? तो पूरक पदार्थ में जैसे सोडियम सिलिकेट लिया जाता है। सोडियम सिलिकेट क्या काम करता है? यह साबुन के वजन को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी भार बढ़ाने वाला पदार्थ ले सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से सोडियम सिलिकेट, और भी ले सकते हैं। या रद्दी साबुन होता है, उसके डस्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको भी उसमें क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। अगला है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल जो होता है यह कीटाणुनाशक होता है। कीटाणुनाशक, जैसे डिटॉल साबुन बनाते हैं या मार्गो साबुन है या और भी साबुन बनता है, तो कीटाणुनाशक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है बिरोजा या रेजिन। बिरोजा या रेजिन, यह जो पदार्थ होता है यह साबुन को चिकना बनाता है और झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, यानी यह झाग देने वाला पदार्थ। तो झाग देने वाला पदार्थ हम मिला सकते हैं, उसमें बिरोजा या रेजिन होता है। रंग देने वाले पदार्थ, आप देखते हैं कि साबुन भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। नहाने वाले साबुन अक्सर रंगीन होते हैं, लुभावना के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तो कलरिंग मटेरियल उसमें डाल दिया जाता है। जिस कलर का साबुन हमको बनाना हो, कलर मटेरियल आता है, उसको मिला देते हैं, तो रंग देने वाले पदार्थ, यह भी पूरक में आएगा। इसके बाद सुगंध देने वाले पदार्थ, फ्लेवर देखते हैं, जास्मिन फ्लेवर है, रोज फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर है, तो रंग, ये सुगंध देने वाले पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को भी मिला दिया जाता है। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? पूरक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब जो वनस्पति तेल लिया जाता है, इस वनस्पति तेल में हम नारियल का तेल ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, महुआ का तेल ले सकते हैं, नीम का तेल ले सकते हैं। जो भी वनस्पति हैं, इन वनस्पतियों को, तेलों को ले सकते हैं। तो ये हमारा रहा साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ। क्लियर हो गया ना? अब साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है? साबुन के निर्माण की विधि, तो इसकी 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है गर्म विधि, एक होता है ठंडी विधि और एक होता है
आधुनिक विधि। ठीक है, इसमें आप इम्तिहानों में पूछता है वह गर्म विधि ज्यादा पूछता है। तीनों को देखते हैं। सबसे पहले गर्म विधि। गर्म विधि क्या होती है? तो गर्म विधि में दो डेग लिया जाता है। डेग या इसको केतली भी कह सकते हैं। देखिए यह वाला, यह एक डेग है या पात्र है, एक दूसरा ये आपका है। तो इसमें एक डेग लेते हैं या पात्र लेते हैं, केतली लेते हैं, और इसमें देखिए क्या करते हैं कि यहां पर स्टीम लगा होता है, सिस्टम होता है, यहां से भाप इसमें प्रवाहित होती है ताकि यह केतली पूरी गर्म रहे। और इसको एक पंप की सहायता से एक दूसरे डेग से जोड़ देते हैं, जिसमें चारों तरफ स्टीम जैकेट लगा होता है। यानी इसमें भी कुंडली होती है, यानी यह पूरा डेग जो होता है भाप के द्वारा क्या रहता है? गर्म रहता है। और इसमें एक स्टीरर लगा होता है। स्टीरर माने विलोडक, घूमने वाला। जैसे शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट में जो है पंखे लगे हों वो घूमता है, उसी तरह से आपका स्टीरर है, इसमें ये पंखे लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं, ये ऐसे घूमेगा तो इसमें जो मटेरियल होगा उसको क्या करेगा? फेंटेगा। फेंटने का, मिक्स करने का काम करता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं गर्म विधि में कि एक केतली में तेल या वसा को ले लेते हैं। देखिए आयल और फैट, तेल या वसा को ले लेते हैं, और उसके बाद तेल या वसा जो भी लिए हैं उसको स्टीम कॉइल की सहायता से भाप के द्वारा हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब यह गर्म हो जाता है तब इसमें लाई मिलाया जाता है। लाई किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय विलयन को लाई कहते हैं। टेक्निकल नाम, औद्योगिक नाम उसका लाई होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र जलीय विलयन लाई कहलाता है। इसी तरह से एक नाम आप सुने होंगे ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके सांद्र जलीय विलयन को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय विलयन को लाई कहते हैं। तो जब ये हमारा तेल या वसा गर्म हो जाता है तब इसमें धीरे धीरे हम लाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय विलयन को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही उसमें पहुंचता है, संपर्क होता है तेल या वसा से, तो जल अपघटन की क्रिया होती है। क्षारीय जल अपघटन, जो ये क्रिया लिखा हुआ है यही क्रिया होती है, और यही क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? साबुन बन जाएगा और ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो जो साबुन होगा वो हल्का होने के कारण झाग के रूप में, अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर तैरने लगता है। और जो ग्लिसरॉल होगा वो इसमें नीचे बैठेगा, या अप्रयुक्त जो क्षार होगा, तेल वसा होगा, वह भी इसमें रहेगा। यानी साबुन ऊपर आ जाता है अवक्षेपित होकर, बाकी सब चीजों को हम लोग कहते हैं स्पेंट लाई, अवशेष लाई, खर्च लाई। ठीक है ना? और इस साबुन को क्या किया जाता है कि पंप की सहायता से खींच लेते हैं, और खींच करके एक दूसरे डेग में भेजते हैं। इसको क्रशर भी हम कह सकते हैं, क्रश करने वाला, रगड़ने वाला, पीसने वाला। ठीक है ना? तो इस क्रशर में भेजा जाता है, और इस क्रशर में स्टीम जैकेट लगा होता है, यह भी गर्म रहता है। अब यहां पर पेस्ट के रूप में जो ये साबुन होगा अवक्षेप, वो पेस्ट के रूप में यहां आएगा, गिरेगा इसमें। और अब यहां पर जो भी पूरक पदार्थ मिलाना, देखिए यहां पर दो ही चीज क्रिया की है, तेल या वसा है और क्षार है। तो तीन पदार्थ होते हैं, तेल या वसा, क्षार और पूरक पदार्थ। तो तेल और वसा की क्रिया से साबुन बन गया, तेल वसा और क्षार की क्रिया से साबुन बन गया, और इस साबुन को क्रशर में भेजते हैं, और यहां पर हम लोग क्या मिलाएंगे? पूरक पदार्थ। अब जो भी आपको डालना हो, झाग देने वाला पदार्थ, भार बढ़ाने वाला पदार्थ, मैल काटने वाला पदार्थ, सुगंध देने वाला पदार्थ,
रंग देने वाला पदार्थ, कीटाणुनाशक मिलाना हो, जो भी चीज मिलाना हो, सारे वह पूरक पदार्थ में आएगा। पूरक पदार्थ इसमें डाल दिया जाता है और ये स्टीरर जो होता है उसको फेंटता रहता है, मिक्स करता रहता है। अब जो साबुन होगा वह उसमें पूरक पदार्थ सारे क्या हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे और मिक्स हो करके अर्ध ठोस के रूप में यहां से साबुन आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब इस साबुन को हम इकट्ठा करते रहते हैं और साबुन का सांचा होता है, उन सांचों में भरते जाते हैं और भर करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये जम करके कठोर हो जाता है। फिर सांचे में से बाहर निकालते हैं और इसको काट करके टिकिया बना लेते हैं साबुन के आकार का और उसके बाद रेपर लगा देते हैं। जिस कंपनी का बनाना हो साबुन, जैसा बन रहा हो उसके अनुसार हम रेपर लगा लेते हैं, साबुन हमारा तैयार। ठीक है, तो यह विधि कहलाती है गर्म विधि। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे गर्म विधि को, आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बात समझ में आ गई ना। ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद लिखना होगा तो आप लिखेंगे इस विधि में एक केतली में तेल या वसा लेकर भाप कुंडली की सहायता से गर्म करते हैं। उसके पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र जलीय विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं, जिससे साबुनीकरण क्रिया के फलस्वरूप साबुन अवक्षेपित होता है, जिसे पंप की सहायता से खींचकर क्रशर में भेज दिया जाता है, जिसमें पूरक पदार्थ डालते हैं और स्टीरर की सहायता से मिश्रित कर देते हैं और इस क्रशर से साबुन अर्धठोस के रूप में बाहर निकलता है, जिसे सांचों में भर लेते हैं तथा 1-2 दिन के लिए रख देते हैं। साबुन जमकर कड़ा हो जाता है, जिसे सांचों से बाहर निकालकर काट कर टिकिया बना लेते हैं तथा रेपर लगा देते हैं। इस तरह से साबुन तैयार हो जाता है। क्लियर हो गई बात ना। तो ये हमारी गर्म विधि थी। दूसरी विधि कौन सी है, ठंडी विधि। ठंडी विधि में आपको इस तरह का जुगाड़ नहीं लगाना है, घरेलू विधि है। ठंडी विधि घरेलू विधि है। यदि आप घर पर साबुन बनाना चाहें तो स्वतः बना सकते हैं, प्रयोग करके बना सकते हैं। क्या करते हैं, एक कड़ाही लेते हैं, सबके घर कड़ाही होती है, तो एक कड़ाही लिया जाता है। उस कड़ाही में आपको जिस तेल का साबुन बनाना हो उस तेल को थोड़ा ले लीजिए, सरसों का तेल, नीम का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, जो भी आपको लेना है, आप कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लिए, उसको क्या करिए, गरम करिए। गरम जब हो जाए तो आप कोई छाल लिए रहे अन्य या केवल उसको जल में घोल लीजिए, सांद्र विलयन बना लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उसमें डालते और एक फेटनी ले लीजिए, चाहे लकड़ी का हो, ठीक है, उससे आप उसको मिक्स करते रहिए, हिलाते रहिए, तो वह मिक्स होता रहेगा और छाल के द्वारा जल अपघटन होगा, साबुन बनेगा उसी में। और कुछ देर के बाद वह सेमी सॉलिड अर्धठोस के रूप में हो जाएगा, पेस्ट जैसा हो जाएगा। उसको उतार दीजिए कढ़ाई को और उसमें से मटेरियल को निकाल करके सांचों में भर दीजिए और भर करके 1-2 दिन के लिए रख दीजिए। वो जम करके कठोर हो जाएगा, फिर सांचों में से बाहर निकालिए, टिकिया काटिए, रेपर लगाइए, साबुन आपका तैयार हो गया ना। लेकिन जो ठंडी विधि है, उस विधि द्वारा जब हम साबुन बनाते हैं तो न तो उसमें से ग्लिसरॉल बाहर निकल पाता है, न ही जो अतिरिक्त क्षार होता है वो बाहर निकलता है, ये अशुद्धियां उसी में मिली रहती है। तो इसलिए ठंडी विधि द्वारा जो साबुन बनता है वह थोड़ा सस्ते किस्म का, घटिया होता है, उच्च कोटि का साबुन नहीं होता है, ठीक है। और यहां आप गर्म विधि से बनाते हैं तो स्पेंट लाई के रूप में जो आपका ग्लिसरॉल है वो बाहर निकल जाएगा,
अतिरिक्त जो क्षार है वो निकल जाएगा, केवल साबुन ही अवक्षेपित होगा और साबुन को ही आप यहाँ भेजते हैं क्रशर। तो इसलिए गर्म विधि द्वारा साबुन बढ़िया किस्म का बनता है और ठंडी विधि द्वारा साबुन घटिया किस्म का बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ठंडी विधि द्वारा घर पर हम साबुन को बना सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो है आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि, आधुनिक विधि, इस विधि द्वारा जो है उच्च कोटि का साबुन बनता है और यह सस्ती विधि भी है, आसानी से बनता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि तेल या वसा को लेकर के जिंक ऑक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप तथा उच्च दाब पर जल अपघटन कराते हैं। तेल या वसा का जिंक ऑक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप तथा उच्च दाब पर क्या कराते हैं? जल अपघटन। जल से क्रिया होती है, तो जब जल अपघटन होता है तो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल बनता है, इसका मिश्रण प्राप्त होता है। उच्च ताप दाब पर जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल और वसा अम्ल, उच्च वसा अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। उसके बाद उस मिश्रण का कम दाब पर आसवन किया जाता है। कम दाब पर आसवन, आसवन जानते हैं क्या होता है? आसवन नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आसवन एक क्रिया होती है, किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना, यह क्रिया वाष्पन। और उसी वाष्प को फिर हम संघनित करें, एकत्रित करें, ठंडा करें, तो फिर वह वाष्प किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। तो द्रव से वाष्प का बनना और फिर वाष्प से द्रव का बनना, तो द्रव से वाष्प का बनना वाष्पन कहलाता है। और वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलते हैं, यह क्रिया कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। तो वाष्पन और संघनन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसको सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? आसवन कहेंगे। ठीक है, यानी किसी द्रव से वाष्प का बनना और उस वाष्प से फिर द्रव में परिवर्तित होना, यह संपूर्ण क्रिया कहलाती है आसवन। यानी आसवन में दो क्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन? वाष्पन और संघनन। ठीक है, तो अब यहां पर ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का जो मिश्रण है इसका हम आसवन करेंगे। आसवन भी कई तरीके का होता है, अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। जैसे साधारण आसवन होता है, प्रभाजी आसवन होता है, कम दाब पर आसवन होता है, इस तरह से तमाम तरह के आसवन होते हैं। तो यहां पर कम दाब पर आसवन क्यों लिया जाता है? कम दाब पर आसवन इसलिए लिया जाता है कि जो इसमें ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। जो द्रव अपने क्वथनांक पर या उससे पहले अपघटित हो जाते हैं, ऐसे द्रवों का शोधन पृथक्करण करना होता है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कम दाब पर आसवन। कम दाब से क्या मतलब होता है? यानी दाब को सिस्टम लगाकर दाब को कम कर दिया जाता है। जब दाब को कम कर देंगे तब जो द्रव का क्वथनांक होगा वह पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कुकर जो होता है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में द्रव का क्वथनांक घटता है कि बढ़ता है? आप अपने मन में सोच लीजिए, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेशर कुकर में द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम ढक्कन लगा रहते हैं और उसके ऊपर जो गैस निकलने वाला छिद्र होता है उसके ऊपर वजनदार सीटी रखे होते हैं, तो यहां प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब दाब बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो द्रव है उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है।
क्योंकि जब वो खौलेगा तो जो वाष्प उत्पन्न होगा उस वाष्प का दाब जब ऊपरी दाब के बराबर होगा तभी वो द्रव क्या करेगा, उबलेगा, खौलेगा। ठीक है ना। तो क्वथन की क्रिया तभी होगी जब वायुमंडलीय दाब और द्रव का वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रेशर कुकर में द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाने से खाना जल्दी पकता है। ठीक है। तो दाब तो हमने बढ़ाया था, अब अगर दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, घट जाएगा। तो जो ग्लिसरॉल होता है कम दाब पर आसवन करते हैं तो ये कम ही क्वथनांक कम ही ताप पर उबलने लगता है और उस समय ग्लिसरॉल अब घटित नहीं होता है। तो जो वाष्प बनती है उसमें ग्लिसरॉल के ही रूप में रहता है। अगर दाब को कम नहीं करते तो यह अपने क्वथनांक पर टूट जाता, तो जो वाष्प को द्रव में बदलते उसमें ग्लिसरॉल नहीं रहता, कुछ और रहता है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर कम दाब पर आसवन करते हैं और ग्लिसरॉल को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब ग्लिसरॉल इसमें से बाहर निकल गया तो क्या बचा, वसीय अम्ल यानी वसा अम्ल, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बचे। अब उच्च अम्ल बचे तो उसका क्षार के द्वारा क्रिया करा दीजिए, NaOH या KOH से क्रिया करा दीजिए। तो जब अम्ल है और क्षार है तो अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। और क्षार के रूप में NaOH या KOH ले रहे हैं तो लवण कौन सा बनेगा, सोडियम लवण बनेगा, चाहे पोटेशियम लवण। और उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो ये आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि बहुत ही सस्ती है और इससे बढ़िया साबुन